आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात को चालू करूं उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव होता है, जब आप अपना विधायक चुनते हैं या लोकसभा प्रत्याशी जिसे हम सांसद कहते हैं, जब आप उसे चुनते हैं तो आपके जहन में कौन से मुद्दे रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप कैसे प्रत्याशी को चुनाव में जितवाते हैं? आप विधानसभा में या लोकसभा में जो अपना नुमाइंदा भेजते हैं चुनकर, उसके बारे में आप सोचते क्या हैं? आपके आखिर मुद्दे क्या होते हैं जिस पर आप उन्हें जितवाते हैं? दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके हर जो भी आपने जो कहा है उस पर मैं भी अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर दूँगा। कि मैंने आपसे जो प्रश्न किया, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप जिन लोगों को चुनते हैं, जिन नुमाइंदों को आप विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं, उसका पैमाना ये होता है कि आप ये सोचते हैं कौन सा नेता ज़्यादा धार्मिक है, कौन सी पार्टी ज़्यादा धार्मिक मुद्दों की बात करती है, धार्मिक भावनाओं पर अपनी बातों को रखती है, कौन सा राजनीतिक दल इस धर्म के लोगों को टाइट कर सकता है। हम ऐसे नुमाइंदों को चुनाव में जिताते हैं। ये बात सही है क्या? जो जोर से जय श्री राम कहे, क्या हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते? जो भाषण दे और बात बात पर भारत माता की जय करे, लेकिन उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के विधायक, उसी पार्टी के मंत्री, कुछ छुटभैया नेता मां बहनों की बेइज्जती सरेआम करे, बलात्कार के आरोपी हो, और जब कोई पीड़ित परिवार उनके पास गुहार लगाने जाए, सरकार के पास गुहार लगाने जाए, पुलिस के पास गुहार लगाने जाए, न्याय की आवाज़ उठाने जाए, सरेआम उसे बेइज्जत करके सिर्फ भगाया नहीं जाता, बल्कि कई बार तो उस पूरे परिवार की जान भी ले ली जाती है। और कुछ उदाहरण तो ऐसे मिलते हैं, कई बार पीड़ित को आधी रात को जला भी दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किन उदाहरणों की बात कर रहा हूँ, मैं किन घटनाओं की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब सरकार अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए नहीं चुनी जा रही। भारत में अब सरकार अच्छे शिक्षण संस्थान बनाने के लिए हम नहीं गठित करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अब इस देश के नागरिक विधानसभा या लोकसभा में अपने जो नुमाइंदे भेजते हैं, वे इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त बिजली मिले, उन्हें अच्छी सड़क मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए नहीं भेज रहे हैं। वे धार्मिक मुद्दों को कितना जोर शोर से उठा सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से इन मुद्दों को लेकर ही हम अपने नुमाइंदों को विधानसभा या लोकसभा में भेज रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कभी अपने नुमाइंदों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, या जो प्रदेश के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या जो भी सांसद हैं, हम उनसे ये सवाल नहीं करते हैं कि आपने 5 सालों में कितने हॉस्पिटल बनाए, हमारे क्षेत्र में कितने शिक्षण संस्थान बनाए, या जो शिक्षण संस्थान, जो शासकीय शिक्षण संस्थान है, क्या वाकई में वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है? क्या कभी आपने ये सवाल उन राजनेताओं से पूछा जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, और यूँ कहूँ आप आजकल उनकी भक्ति करने लगे हैं? कभी आप उनसे ये सवाल करते हैं? मुझे लगता कि नहीं करते हैं। आप सिर्फ उनकी वाहवाही करते हैं, और जब वो भाषणों में भारत माता की जय चिल्लाते हैं, जय श्री राम चिल्लाते हैं,
और वंदे मातरम चिल्लाते तो आप झूम जाते हैं और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। आपको कोई तकलीफ उस समय नजर नहीं आती कि आपके घर के परिवार के कितने सदस्य बेरोजगार हैं, काफी परिवार भूखमरी की कगार पे है। आपको वो नजर नहीं आता उस समय आपको वो नजर नहीं आता कि देश में हालात क्या हैं, देश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। मेरे ख्याल से आपको वो नजर नहीं आता। तो ये सारी बातों का मैं उल्लेख आपके बीच में इसलिए करना चाह रहा हूं, इसका कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ हल निकले। कम से कम समय में मैं वो सारी बातें करने का प्रयास करूंगा जिससे हम किसी अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच सके और जिससे परिणाम सुखद हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का जो संकट है, कोरोना की दूसरी लहर भारत के अंदर में आ चुकी है। सरकारी आंकड़े की बात करें तो कल मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 5000 से ज़्यादा मरीज पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव मिले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीजों को भर्ती नहीं किया जा पा रहा है। कारण ये है कि जो हॉस्पिटल की जो क्षमता होती है ना, कि यहाँ पे 50 मरीज एडमिट हो सकते हैं या 200 मरीज आ सकते हैं या 1000, दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा मरीज 2 गुना 4 गुना की संख्या में मरीज हॉस्पिटल की चौखट में पहुँच रहे हैं। और मरीज़ जो है, जो परिवारजन हैं, वे उनकी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जिस मरीज़ को लेकर आए हैं वो उस मरीज़ को एडमिट किया जाएगा। और इंतज़ार करते करते कई मरीजों की मृत्यु भी हो जा रही है। ये हकीकत ये है दोस्तों। वो भी आवश्यक इलाज की जो इंजेक्शन होते हैं, दवाइयाँ होती है, वो नहीं मिल पा रही है। मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वो उन्हें मिल नहीं पा रही है। ये हकीकत ये है दोस्तों। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो कहीं ना कहीं स्थिति अनियंत्रित हो गई है। जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है, भयावह स्थिति निर्मित हो जाती है, अराजकता का माहौल फैल जाता है, चारों ओर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त है, सरकार ढोंग करने में व्यस्त है दोस्तों। यही हकीकत है। और ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, ये सवाल है सबसे बड़ा। मैंने जो शुरू में जो बहुत सारी जो बातें बताई ना, उसका यही निचोड़ है कि आखिर हम सरकार क्यों बना रहे हैं, आखिर हमने अपने नुमाइंदों को चुना किस लिए है। मंदिर मस्जिद के लिए? मंदिर मस्जिद में जाके घंटा घड़ियाल नमाज पढ़े, अजान करे? क्या हमने अपने नुमाइंदों को इसलिए भेजा है विधानसभा या लोकसभा में? जिन भावनात्मक मुद्दों में बहकर हमने वोट दिया था, हमने जिन्हें चुना था, आज उन्हीं भावनात्मक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आज जो स्थिति खड़ी हुई है, आज जो चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हमने इन मुद्दों के लिए थोड़ी भेजा था उन्हें। लेकिन एक सरकार का जो काम होना चाहिए, उस सरकार का वो कर्तव्य नहीं निभा रहे, ये भी हकीकत है। इसलिए नहीं निभा रहे क्योंकि उन्हें मालूम है जनता इन बारे में सवाल जवाब नहीं करती है। आज जनता जो है सरकार से सवाल जवाब नहीं कर रही। आज जनता जो है अपने प्रत्याशी या अपने नुमाइंदों से बात नहीं कर रही है, उनसे आंख में आंख लगाकर बात नहीं कर रही। ये हकीकत है दोस्तों। आज अगर हॉस्पिटल में कोई असमय काल के गाल में समा रहा है, आज जिसके परिवारजन परेशान हो रहे हैं, आज जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, वे बेचारे तो परेशान हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग वहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं, वो गुस्से में आ रहे हैं। लेकिन सवाल किससे कर रहे हैं? डॉक्टरों से। वे सवाल किससे कर रहे हैं? एम्बुलेंस ड्राइवर से। वे सवाल किससे कर रहे हैं? नर्स से। वे सवाल किससे कर रहे हैं? चिकित्सा स्टाफ से। वे लड़ाई या झगड़ा किससे करने के लिए उतारू हो गए हैं? दोस्तों हकीकत यह है कि सवाल करना चाहिए अपने नुमाइंदों से, सवाल उनसे करना चाहिए जिन्हें आपने वोट दिया है, उनसे। आपको सवाल उनसे करना चाहिए जो आपके क्षेत्र का विधायक है, आपको सवाल उससे करना चाहिए जो आपका सांसद है, आपको सवाल उससे करना चाहिए जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, या जो मंत्री है, उससे सवाल करना चाहिए।
लेकिन सवाल क्या आप उससे कर रहे हैं? अरे आप तो उसकी भक्ति में मग्न हैं। दोस्तों, आप यदि अभी भी सरकार से यह नहीं पूछेंगे कि जब भारत में पहली बार 2020 में कोरोना आया, आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो सरकार ने उसके रोकथाम के लिए क्या काम किए? पिछले 1 साल उसे समय मिला। उस 1 साल में देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने, स्थानीय प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए आखिर क्या काम किए, क्या पुख्ता काम किए? आप ये सवाल सरकार से नहीं करोगे तो दोस्तों आप भुलावे में आ जाओगे। आपको ये नेता आपको फिर से किसी धार्मिक भावनाओं में, फिर से किसी अन्य मुद्दों में भटका देंगे। सरकार खुलेआम आप पर आरोप लगा रही है कि आपकी जनता की लापरवाही के कारण कोरोना फिर से फैला है। टीवी के जो एंकर हैं, जो न्यूज़ एंकर है, खुलेआम कह रहे हैं कि जनता लापरवाह हो गई थी। जनता जो है कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही थी। कोरोना नियम मतलब कोरोना से बचाव का जो नियम है, मास्क नहीं लगा रही थी, सैनिटाइज नहीं कर रही थी, अपने आप को हाथ बार बार नहीं धो रही थी, फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही थी। कुछ इस प्रकार की बातें सरकार फैला रही है प्रचार तंत्र के माध्यम से। जब कोरोना देश में आया था तो कहा जा रहा था मरकज के कारण कोरोना फैला है। जब इस देश में कोरोना फैला तो एक धर्म विशेष को टारगेट कर दिया गया था, आपको याद होगा। आपने यदि मरकज का नाम सुना है तो याद होगा कोरोना के कारण ही उसका नाम सुना था। लेकिन आज आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आज इस भयावह स्थिति में भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं और चुनाव प्रचार में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहाँ पे कोई कोरोना रोकथाम के जो भी उपाय होते हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्यों नहीं किया जा रहा है? आप इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो छुट भैया नेता है, खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। तब आप उनसे आंख में आंख डालकर ये पूछ नहीं रहे हो कि जब सरकार हमें कह रही कि जनता लापरवाह हो गई है, तो आप उनसे ये नहीं पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। आप लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके क्या कर रहे हो, कौन सा कोरोना रोकथाम का काम कर रहे हो, आप उनसे ये पूछ नहीं रहे हो। कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वैक्सीन उत्सव, टीका उत्सव। जब लोग मर रहे हैं उस समय आप उत्सव मनाने की बात कर रहे हो। उस समय जब देश में कोरोना का संकट आया था 2020 में, ताली थाली बजाने की बात हुई थी, अभी उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्थिति काफ़ी विकट है। कि जब कोरोना 2020 में आया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 1 साल का समय मिला देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को, प्रदेशों की सरकार को। आप उनसे सवाल कीजिए कि इस 1 साल में उन्होंने क्या बंदोबस्त किया इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए, इस बीमारी से उपचार करने के लिए। जो संक्रमित होते हैं उनका उपचार करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना अपनाई, क्या काम किया धरातल पे। आप कहेंगे कि सरकार लोगों को वैक्सीन तो लगवा रही है, लेकिन दोस्तों सरकार ने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा दी? वैक्सीन सरकार के माध्यम से लगवाई जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन क्यों? आज वैक्सीन भारत के अंदर में कमी क्यों पड़ रही है? लोग लंबी लंबी कतारें लगा के क्यों खड़े हैं? दवाइयों की कमी क्यों हो रही है? कालाबाजारी क्यों हो रही है? लूट मार क्यों मची हुई है दवाइयों के नाम पर? सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? थोड़ा इसके बारे में सोचिए। अगर तैयारी अच्छे से हुई होती तो क्या स्थिति ये निर्मित होती? बिल्कुल नहीं होती। आज वैक्सीन की जो कमी आ रही है, क्या आपको मालूम है जो वैक्सीन है विदेशों में भेजी जा रही है, विदेशों में सप्लाई की जा रही है। कोरोना इलाज के दौरान कई जो इंजेक्शन है, कुछ दवाइयां हैं, वो विदेश में भेजी जा रही हैं, बेची जा रही है, लेकिन भारत के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? भारत का गरीब जो इंजेक्शन 5,000 3,000 का आता है उसे ब्लैक में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्यों? क्या हमने सरकार इसलिए बनाए थे कि सरकार जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात करके उन्हें उनके भरोसे छोड़ दे कि जाओ मरो,
आखिर में दोस्तों बस मैं यही चाहता हूं कि आप जिस भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, जिस भी नुमाइंदे को आप संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, आपको जागृत रहना पड़ेगा कि आखिर वो किन मुद्दों की बात कर रहा है। यदि आप इस महामारी से सबक नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से भारत देश के लोगों का भला नहीं हो सकता।